कल्पना कीजिए, एक बर्फीली रात है। चारों तरफ सिर्फ सफेदी और खामोशी इतनी गहरी कि आप अपनी धड़कन सुन सके। इस सन्नाटे में दो परछाइयां एक दूसरे के सामने खड़ी है, दो भेड़िए। यह कोई खेल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, नफरत की नहीं बल्कि सर्वाइवल की। उनके जबड़े खुले हैं, दांत खंजर जैसे चमक रहे हैं। हवा में तनाव इतना है कि उसे चाकू से काटा जा सके। अचानक हमला होता है, बर्फ हवा में उड़ती है, फर और खून का मिलन होता है। यह हिंसा है, यह क्रूरता है, या शायद यह प्रकृति का सबसे पुराना सच है। लेकिन ठीक उसी पल जब जीतने वाला भेड़िया अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन दबोचने वाला होता है, कुछ अजीब होता है। हारने वाला भेड़िया भागता नहीं है, वह पलटवार नहीं करता, वह अपना सर झुका लेता है। वह अपनी सबसे नाजुक जगह, अपनी गर्दन, अपनी जुगलार वेन उस कातिल के सामने पेश कर देता है। अब रुकिए, जरा सोचिए। जीतने वाले भेड़िए के पास मौका है, 1 सेकंड में कहानी खत्म। लेकिन वह रुक जाता है, वह काट नहीं पाता, चाह कर भी नहीं। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने, किसी प्राचीन कानून ने उसके जबड़ों को लॉक कर दिया हो। हिंसा रुक जाती है। क्यों? वह कौन सी ताकत है जो एक जानवर को हत्यारा बनने से रोकती है, जबकि हम इंसान, हम जो खुद को सभ्य कहते हैं, हम शहरों को राख करने में एक पल भी नहीं लगाते। हजारों मील दूर बैठकर एक बटन दबाकर लाखों जिंदगियां मिटा देते हैं। क्या जानवर हमसे ज्यादा नैतिक है, या फिर हमारी हिंसा, हमारा गुस्सा, हमारी अग्रेशन कुछ और ही है? कुछ ऐसा जिसे हमने कभी समझा ही नहीं, जिसे हमने हमेशा शैतान समझा। कहीं वह हमारी जिंदगी का इंजन तो नहीं? आज की रात हम इंसानियत के आईने पर जमी धूल को साफ करेंगे। हम उस किताब के पन्नों में उतरेंगे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नोबेल प्राइज विजेता कोनराड लॉरेंस की मास्टरपीस ऑन अग्रेशन। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहे, हम अपनी रूह के उस अंधेरे कोने में झांकने जा रहे हैं जहां हमारा जानवर आज भी सांस ले रहा है। अक्सर जब हम शब्द अग्रेशन या आक्रामकता सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? युद्ध, खून खराबा, या फिर वह गुस्सा जो हमें ट्रैफिक में आता है? हम बचपन से सीखते हैं कि लड़ना बुरा है, गुस्सा शैतान का काम है, हमें शांत रहना चाहिए, सिविलाइज्ड रहना चाहिए। लेकिन कॉनराड लॉरेंस, जो अपनी पूरी जिंदगी जानवरों के बीच रहे, मछलियों के टैंक से लेकर बत्तखों के तालाब तक, वो हमें एक बहुत ही अलग और शायद थोड़ी डरावनी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज को हम बुराई कहते हैं, जिस अग्रेशन को हम खत्म करना चाहते हैं, दरअसल वही वो चीज है जिसने हमें जिंदा रखा है। सोचिए, अगर एक माँ के अंदर अग्रेशन ना हो तो क्या वह अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ेगी? अगर हमारे पूर्वजों में अग्रेशन ना होता तो क्या वो कड़ाके की ठंड और जंगली जानवरों के बीच अपना वजूद बचा पाते? लॉरेंस हमें समझाते हैं कि अग्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यह एक इंस्टिंक्ट है, ठीक वैसे ही जैसे भूख लगना या प्यास लगना। अब जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए एक स्टीम इंजन की, उसमें भाप बन रही है। यह भाप ऊर्जा है। अगर आप इंजन को चलाएंगे तो यह भाप ट्रेन को आगे ले जाएगी,
लेकिन अगर आप सारे वॉल्व्स बंद कर दे, अगर आप उस भाप को निकलने ही ना दे, क्या होगा? विस्फोट। लॉरेंस कहते हैं कि इंसान के अंदर भी यही ऊर्जा लगातार बन रही है। समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर जानवर है, समस्या यह है कि हमने उस जानवर को पिंजरे में तो डाल दिया है, लेकिन हम यह भूल गए हैं कि पिंजरे की चाबी कहाँ है, और वह जानवर, वह भूखा है। यह किताब सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। यह उस अजीब सी बेचैनी के बारे में है जो आपको रात को सोने नहीं देती। यह उस गुस्से के बारे में है जो ऑफिस में बॉस की किसी छोटी सी बात पर ऐसे भड़कता है जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। हम एक सफर पर चलेंगे, पानी के नीचे तैरती रंगीन मछलियों की दुनिया से लेकर हमारे कंक्रीट के जंगलों तक। हम यह समझेंगे कि आखिर हम अपनी ही प्रजाति, अपनी ही स्पीशीज के दुश्मन क्यों बन गए हैं। शेर शेर को नहीं मारता, कौवा कौवे की आंख नहीं निकालता, तो फिर इंसान इंसान का प्यासा क्यों है? आइए, सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमसे बहुत दूर लगती है, लेकिन जिसके नियम हमारी जिंदगी को भी चलाते हैं। कोरल रीफ, समुंदर की गहराइयां। कल्पना कीजिए, एक चमकदार रंगीन मछली, एम्प्रेस एंजल फिश। वह नीले पानी में तैर रही है। उसके शरीर पर नियॉन रंग की लकीरें हैं, जैसे किसी ने रोशनी से पेंटिंग कर दी हो। वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक वॉर पेंट है। लॉरेंस ने अपने टैंक में देखा कि ये मछलियां दूसरी प्रजाति की मछलियों के साथ बड़े प्यार से रहती है, लेकिन ठीक जैसे ही उन्हें अपनी ही प्रजाति की, अपने ही जैसी दिखने वाली दूसरी मछली दिखती है, कयामत आ जाती है। वो उस पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहती हो। क्यों? आखिर अपने ही भाई बंधुओं से इतनी नफरत क्यों? यह लॉरेंस एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक अग्रेशन, यानी अपनों से लड़ाई। इसका मकसद एक ही है, जगह, स्पेसिंग। जरा एक किसान की नजर से देखिए, अगर एक ही खेत में आप जरूरत से ज्यादा बीज डाल देंगे तो क्या होगा? कोई भी पौधा ठीक से नहीं उगेगा। सब एक दूसरे का पोषण, एक दूसरे की धूप चुरा लेंगे। अंत में सब मर जाएंगे। प्रकृति, जो कि बहुत क्रूर मगर समझदार मां है, उसने इसका हल निकाला, अग्रेशन। मछलियों की वह लड़ाई नफरत के कारण नहीं है, वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि हर मछली को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त शैवाल, अलगे और संसाधन मिले। जो हारता है वह मरता नहीं है, ज्यादातर वह बस भाग जाता है और नई जगह ढूंढता है। इस तरह पूरी प्रजाति समुद्र में समान रूप से फैल जाती है। अग्रेशन ने उन्हें बचाया, उसने उन्हें बिखरने और जिंदा रहने का मौका दिया। लेकिन अब जरा कैमरा घुमाइए और इसे अपनी जिंदगी पर लाइए। मानो एक लड़का है, राहुल, 28 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, जहां की दीवारों के पीछे पड़ोसी की खांसने की आवाज भी सुनाई देती है। वह रोज सुबह मेट्रो में धक्के खाता है, ऑफिस में एक छोटे से क्यूबिकल में बैठता है। राहुल एक सभ्य इंसान है, वह लड़ता नहीं है, लेकिन जब उसका सहकर्मी, कलीग, जो बिल्कुल उसी के जैसा काम करता है, प्रमोशन ले जाता है, तो राहुल के सीने में क्या होता है? क्या उसे वह पुरानी आदिम जलन महसूस नहीं होती? वह उसे मारता नहीं है, नहीं, वह मुस्कुराता है,
और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वही एंजल फिश है जो अपनी टेरिटरी, अपनी पहचान पर खतरा महसूस कर रही है। फर्क बस इतना है कि मछली लड़कर फैसला कर लेती है, राहुल उस जहर को पी जाता है। लॉरेंस हमें चेतावनी देते हैं, प्रकृति ने हमें अग्रेशन दिया था ताकि हम फैल सके, ताकि हम अपनी जगह बना सके। लेकिन हमने क्या किया? हमने खुद को शहरों में ठूस लिया। हम एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, सांस लेने की जगह नहीं है और हमारे पास भागने के लिए कोई नया समुंदर भी नहीं है। तो वह ऊर्जा कहाँ जाती है? वह स्टीम कहाँ निकलती है? वह निकलती है डिप्रेशन में, वह निकलती है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग में, वह निकलती है उस नफरत में जो हम उन लोगों से करते हैं जो हमसे बस थोड़ा सा अलग सोचते हैं। हमने अपने स्पॉन्टेनियस अग्रेशन को, जो एक नेचुरल बहाव था, एक बॉइलिंग पॉट बना दिया है और ढक्कन कांप रहा है। यह कहानी में एक और मोड़ आता है। अगर अग्रेशन इतना ही जरूरी है तो फिर वह भेड़िया जो हमने शुरुआत में देखा था, वह रुका क्यों? उसने अपने दुश्मन को माफ क्यों किया? यह कोनराड लॉरेंस हमें इनहिबिशन, अवरोध का सिद्धांत समझाते हैं और यह शायद इस किताब का सबसे खूबसूरत और डरावना हिस्सा है। जिन जानवरों के पास जान लेने के सबसे खतरनाक हथियार होते हैं, जैसे शेर के पंजे, भेड़िए के दांत या सांप का जहर, प्रकृति ने उनके दिमाग में एक सेफ्टी लॉक लगाया होता है, एक बहुत मजबूत न्यूरोलॉजिकल लॉक। जब एक भेड़िया दूसरे भेड़िए के सामने अपनी गर्दन पेश करता है तो यह एक सिग्नल है। यह सिग्नल जीतने वाले भेड़िए के दिमाग में सीधे उस अग्रेशन के स्विच को बंद कर देता है। वह चाहकर भी नहीं काट सकता। यह दया नहीं है, यह प्रजाति को बचाने का मैकेनिज्म है। अगर भेड़िए आपस में एक दूसरे को मारते रहे तो भेड़िए खत्म हो जाएंगे। लेकिन, और यहां सबसे बड़ा लेकिन आता है, इंसान, क्या हमारे पास शेर जैसे पंजे हैं? नहीं। क्या हमारे पास भेड़िए जैसे दांत हैं? नहीं। अगर आप और मैं नंगे हाथ लड़े तो एक दूसरे को जान से मारने में हमें बहुत वक्त और मेहनत लगेगी। हम शायद एक दूसरे को थका देंगे, लेकिन मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से खतरनाक नहीं थे। इसलिए प्रकृति ने हमें वह सेफ्टी लॉक नहीं दिया। हमें उस इनहिबिशन की जरूरत ही नहीं थी। पर फिर हमने अपना दिमाग चलाया, हमने पत्थर उठाया, फिर भाला बनाया, फिर बंदूक और फिर परमाणु बम। हमने कृत्रिम पंजे, आर्टिफिशियल क्लॉज बना लिए। हमारे हथियार इतने घातक हो गए कि हम एक सेकंड में लाखों को मार सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में वह सेफ्टी लॉक आज भी नहीं है। हमारे पास कबूतर जैसा दिमाग है, लेकिन हाथ में न्यूक्लियर बम है। कोनराड लॉरेंस की यह बात रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहते हैं कि इंसान की त्रासदी यह है कि हमारी तकनीक हमारी बायोलॉजी से बहुत आगे निकल गई है। जब आप किसी पर बटन दबाकर मिसाइल छोड़ते हैं तो आपको उसकी गर्दन की नब्ज नहीं दिखाई देती। आप उसकी आंखों में वह डर नहीं देख पाते जो उस भेड़िए ने देखा था। आपको सबमिशन का सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए आपका अग्रेशन रुकता नहीं है। इसलिए हम इतनी बेरहमी से कत्लेआम कर सकते हैं जितना कोई जानवर कभी नहीं कर सकता। शायद अभी इस वक्त आप इसे सुनते हुए अपने अंदर झांक रहे हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ उबल रहा है? किसी ने कुछ कहा और आपको लगा कि आप
फट पड़ेंगे और फिर आपको बुरा लगा कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। सुनिए, अपने आप को मत कोसिए। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं। आप बस एक प्राचीन विरासत को ढो रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो उसके लिए नहीं बनी है। आप वह एंजल फिश है जिसे एक छोटे से कांच के जार में बंद कर दिया गया है। आप वह शिकारी है जिसे 9 से 5 की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। यह जो बेचैनी है, यह जो एंजाइटी है, यह दरअसल दबी हुई ऊर्जा है जिसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम सब एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहे हैं। एक तरफ हमारा जानवर है जो अपनी जगह, अपना हक, अपना वजूद चाहता है, और दूसरी तरफ हमारी इंसानियत है, हमारी समझ है जो जानती है कि अगर हम नहीं रुके तो हम सब कुछ खो देंगे। कोनराड लॉरेंस ने हमें समस्या बता दी, उन्होंने हमें आईना दिखा दिया, लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या हम इस शराब से मुक्त हो सकते हैं, या हम अपनी ही बनाई हुई आग में जलने के लिए अभिशप्त है? जवाब है, और जवाब वहां छिपा है जहां आप शायद उम्मीद भी नहीं करेंगे। दोस्ती में, प्यार में, और उस अजीब से रस्म रिवाज में जिसे हम हंसी कहते हैं। अगले भाग में हम अंधेरे से निकलकर रोशनी की तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह खूंखार ऊर्जा अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो वही चीज बनती है जो दो दोस्तों को जोड़ती है। हम जानेंगे कि प्यार दरअसल अग्रेशन की ही एक परछाई क्यों है। लेकिन तब तक अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो उसे दुश्मन मत समझिएगा। बस याद रखिएगा, वह आपका पुराना इंजन है जो आपको बता रहा है कि आप अभी भी जिंदा है। कल्पना कीजिए, आप एक झील के किनारे खड़े हैं। मौसम सुहावना है, लेकिन अचानक शांति भंग हो जाती है। दो कलहंस, ग्रेलैक गीस, एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। उनकी गर्दनें सांप की तरह तनी हुई है, पंख फैले हुए हैं, और वो एक ऐसी आवाज निकाल रहे हैं जो कानों को चुभ रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी खून खराबा होगा। ऐसा लगता है जैसे ये दो पागल परिंदे एक दूसरे को नोच खाएंगे। वो एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। वो लड़ते नहीं हैं, इसके बजाय वो अपनी गर्दनें एक साथ घुमाते हैं जैसे कोई जटिल डांस कर रहे हो। वो एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन को डरा रहे हैं जो वहां मौजूद नहीं है। और फिर जैसे ही वो दुश्मन को भगा देते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, हल्की आवाजें निकालते हैं और एक दूसरे के पंखों को संवारते हैं। यह क्या था? यह पागलपन था या यह प्यार था? कोनराड लॉरेंस, जो अपनी दाढ़ी और बूट्स के साथ घंटों इन पक्षियों के बीच बैठे रहते थे, उन्होंने इसे नाम दिया द ट्रायम्फ सेरेमनी। और दोस्तों, यह सिर्फ बत्तखों का डांस नहीं है, यह वह नींव है जिस पर हमारी दोस्ती, हमारी शादियां और हमारे देश टिके हैं। लॉरेंस ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में किसी पहेली जैसी लगती है, या शायद किसी कड़वे सच जैसी। इस दुनिया में व्यक्तिगत प्यार, पर्सनल बॉन्ड सिर्फ उन्हीं जानवरों में पाया जाता है जिनमें बहुत ज्यादा आक्रामकता, अग्रेशन होती है। जरा इसे हजम कीजिए। हम सोचते हैं कि प्यार और नफरत विपरीत है। हम सोचते हैं कि अगर हम दुनिया से नफरत मिटा दे तो सिर्फ प्यार बचेगा। लॉरेंस कहते हैं, गलत। अगर आप अग्रेशन को मिटा देंगे तो प्यार भी गायब हो जाएगा। यह कैसे मुमकिन है? एक कातिल जज्बा, एक जोड़ने वाला जज्बा कैसे बन सकता है?
आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे मारने की इच्छा ही मर मिटने की कसम में बदल जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जहां प्यार नहीं है। चलिए वापस पानी के नीचे चलते हैं, लेकिन इस बार किसी रंगीन कोरल रीफ में नहीं, बल्कि खुले समुद्र में, जहां हजारों मछलियों का एक झुंड शोल तैर रहा है। हजारों मछलियां एक साथ मुड़ती है, एक साथ तैरती है। यह देखने में बहुत प्यारा लगता है ना? हमें लगता है कि इनके बीच कितनी एकता है। लेकिन लॉरेंस कहते हैं, यह एकता नहीं, यह अनामिकता, एनोनिमिटी है। इन मछलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बगल में कौन तैर रहा है। अगर एक मछली को शार्क खा जाए तो पड़ोसी मछली को कोई दुख नहीं होता। वो बस अपनी जगह भरने के लिए किसी और को ले आती है। उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उनके बीच कोई अग्रेशन नहीं है। वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब कैमरे को घुमाइए उन कलहंसों, गीज पर या भेड़ियों पर या इंसानों पर। लॉरेंस ने देखा कि ट्रायम्फ सेरेमनी दरअसल एक रिडायरेक्टेड अग्रेशन है। यह बहुत ही दिलचस्प है। जब एक नर बत्तख अपनी मादा के पास आता है तो उसके अंदर जोश होता है, एड्रेनालिन होता है और हाँ, थोड़ा अग्रेशन भी होता है। प्रकृति का नियम है कि दो शक्तिशाली जीव जब पास आएंगे तो टकराने की संभावना होगी। लेकिन उस टकराव को रोकने के लिए वह नर क्या करता है? वह उस अग्रेशन को अपनी मादा पर नहीं निकालता। वह उस ऊर्जा को लेता है और उसे 90 डिग्री मोड़ देता है। वह अपने पड़ोसी पर चिल्लाता है। वह हवा में मौजूद किसी दुश्मन पर हमला करता है। वह मूल रूप से अपनी पार्टनर से कह रहा है, देखो मैं कितना खतरनाक हूं, मैं काट सकता हूं, मैं मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार रहा। मैं उनके खिलाफ हूं और तुम्हारे साथ हूं। यही वह जादू है। हम अस का जन्म तभी होता है जब कोई वो देम हो। इसे और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं। मानो आदि मानव काल है। दो अजनबी एक गुफा में मिलते हैं। दोनों के हाथ में पत्थर है। दोनों डरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं। हवा में तनाव है। तभी गुफा के बाहर एक शेर दहाड़ता है। अचानक समीकरण बदल जाता है। अब वो दो अजनबी एक दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि उस शेर की तरफ पत्थर तान लेते हैं। उस पल में जब वो कंधे से कंधा मिलाकर उस शेर का सामना करते हैं, उनके बीच का तनाव गायब हो जाता है। शेर के जाने के बाद वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो पत्थर नीचे फेंक देते हैं। शेर, दुश्मन ने उनके आपसी अग्रेशन को सोख लिया और जो बचा वह थी दोस्ती। लॉरेंस कहते हैं कि हमारा प्यार दरअसल वही एग्रेशन है जिसे एक रिचुअल में बदल दिया गया है। जैसे पुराने जमाने में लोग खून से कसम खाते थे, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। यह बारूद से आतिशबाजी बनाने जैसा है। बारूद वही है, बस अब वह धमाका करने के बजाय आसमान को रोशन कर रहा है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। अगर प्यार को बनाए रखने के लिए एक दुश्मन की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हम कभी भी पूरी तरह से शांति में नहीं रह सकते। क्या इसका मतलब है कि अपनी पत्नी, अपने दोस्त या अपने देश से प्यार करने के लिए हमें किसी और से नफरत करनी ही पड़ेगी? आइए इसे आज की दुनिया में अपनी जिंदगी में उतार कर देखते हैं। क्या आपने कभी ऑफिस बॉन्डिंग पर गौर किया है?
कल्पना कीजिए, आप एक नई जॉब में हैं। आप किसी को नहीं जानते, सब अजनबी है। फिर लंच ब्रेक में आप और एक सहकर्मी, कलीग, बात करने लगते हैं। बात थोड़ी औपचारिक, फॉर्मल है। तभी आप दोनों का बॉस वहां से गुजरता है और कोई बेतुका ऑर्डर देकर चला जाता है। जैसे ही बॉस जाता है, आप और वह सहकर्मी एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में एक चमक आती है और आप दोनों बॉस की बुराई शुरू कर देते हैं। यार, ये क्या आदमी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। उस 10 मिनट की बुराई बिचिंग के बाद जब आप अपनी डेस्क पर वापस जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप उस सहकर्मी के करीब महसूस करते हैं। अब आप दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि आपने मिलकर एक ट्रायम्फ सेरेमनी की। आपने अपने अग्रेशन को बॉस, दुश्मन पर निकाला और उससे जो बॉन्ड बना वह दोस्ती थी। खेल के मैदान में देखिए, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे हैं। वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जैसे ही उनकी टीम गोल करती है, वो गले मिलते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। सामने वाली टीम के खिलाफ जो अग्रेशन है, वही उन्हें एक कम्युनिटी में बांधता है। हम बनाम वो, अस वर्सेस देम, यह हमारे डीएनए में खुदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां कोनराड लॉरेंस हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वह इसे कहते हैं मिलिटेंट एंथुसियाज्म, उग्र उत्साह। जब यह ट्रायम्फ सेरेमनी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जब लाखों लोग मिलकर किसी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होते हैं, तो हमें एक नशा सा होता है। लॉरेंस इसे होली शिवर, पवित्र सिहरन कहते हैं। वह रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। उस पल में इंसान अपनी सारी तर्क शक्ति, लॉजिक, सारी समझ खो देता है। उसे सिर्फ अपना झुंड, अपना झंडा, अपना धर्म दिखाई देता है और वह उस दुश्मन को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वह दुश्मन निर्दोष हो। लॉरेंस, जिन्होंने खुद युद्ध की विभीषिका देखी थी, वह डरते थे। वह डरते थे कि हमारे पास बत्तखों जैसी ट्रायम्फ सेरेमनी तो है, लेकिन हमारे पास बत्तखों जैसा सेफ्टी लॉक नहीं है। हम उस जोश में, उस होली शिवर में दुनिया को राख कर सकते हैं। तो हम क्या करें? अगर हम नफरत छोड़ दे तो क्या हम प्यार भी खो देंगे? अगर हम दुश्मन बनाना बंद कर दे तो क्या हमारे रिश्ते फीके पड़ जाएंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अस हो लेकिन देम ना हो? लॉरेंस कहते हैं कि उम्मीद है, लेकिन वह उम्मीद किसी जादुई बदलाव में नहीं, बल्कि हमारी अपनी फितरत को समझने में है। हमें अपने अग्रेशन को खत्म नहीं करना है, हमें उसे काम पर लगाना है, हमें उसे चकमा देना है। क्या हम अपने अंदर के जानवर को बिना मारे उसे पालतू बना सकते हैं? क्या हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर किसी और चीज से लड़ सकते हैं? अगले और आखिरी भाग में हम समाधान की बात करेंगे। हम बात करेंगे हास्य, ह्यूमर की। हम बात करेंगे खेल की, कला की और विज्ञान की। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी हंसी परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम इस अंधेरी सुरंग के दूसरे छोर पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हंसते क्यों हैं? नहीं, मैं उन इंस्टाग्राम रील्स वाली हंसी की बात नहीं कर रहा। मैं उस हंसी की बात कर रहा हूं जो तब आती है जब आप बहुत डरे होते हैं और अचानक
खतरा टल जाता है, या जब कोई बहुत ज्ञानी, बहुत सीरियस इंसान केले के छिलके पर फिसल जाता है। कोनराड लॉरेंस अपनी इस किताब के आखिरी पन्नों में हमें एक बहुत ही अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हंसी, लाफ्टर और गुर्राहट, ग्रोलिंग दोनों भाई बहन हैं। जरा एक कुत्ते को देखिए। जब वह अपने दोस्त को देखता है तो वह भौंकता नहीं है, वह पूंछ हिलाता है। लेकिन हम इंसान, हम जब अपने जिगरी दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसकी पीठ पर जोर से धप्पा मारते हैं, हम उसे गाली देते हैं, हम जोर से हंसते हैं। लॉरेंस कहते हैं कि हंसी इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह हमारा सेफ्टी वॉल्व है। यह वह जादू है जो आक्रामकता, अग्रेशन की बारूद को गीला कर देता है ताकि उसमें आग ना लग सके। सोचिए, एक कमरे में बहुत तनाव है, दो लोग लड़ने ही वाले हैं, माहौल गर्म है। तभी उनमें से किसी एक की पैंट फट जाती है या कोई जोर से डकार ले लेता है। अगले ही पल वहां कोई दुश्मनी नहीं बचती, सिर्फ ठहाके होते हैं। हंसी ने उस अग्रेशन को खत्म नहीं किया, उसने उसे डिसआर्म कर दिया। उसने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम जानेंगे कि अगर हमारे अंदर का जानवर इतना ही खतरनाक है तो हम अपनी दुनिया को जलने से कैसे बचा सकते हैं। क्या हंसी, खेल और ज्ञान हमारी ढाल बन सकते हैं? अगर आप लॉरेंस से पूछे, सर, अगर हम लड़ना बंद कर देंगे तो हमारे अंदर की यह ऊर्जा कहाँ जाएगी, तो वो आपको एक फुटबॉल के मैदान की तरफ इशारा करेंगे। देखिए उस मैदान को, दो टीमें, अलग अलग रंग, अलग अलग झंडे, हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, अपने कबीले, ट्राइब का समर्थन कर रहे हैं। खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। उनके चेहरे पर वही भाव है जो एक योद्धा के चेहरे पर होता है। यह क्या है? यह युद्ध है, लेकिन बिना लाशों वाला युद्ध। लॉरेंस इसे सब्लिमेशन या उदात्तीकरण कहते हैं। इसका मतलब है एक खतरनाक चीज को लेना और उसे किसी खूबसूरत चीज में बदल देना। प्रकृति ने हमें लड़ने के लिए बनाया था। हम उस इच्छा को मिटा नहीं सकते। अगर हम उसे दबाएंगे तो वह कैंसर बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हम उस इच्छा को खेल, स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। हम उसे कला, आर्ट में डाल देते हैं। हम उसे विज्ञान, साइंस में डाल देते हैं, जहां हम एक दूसरे से नहीं बल्कि अज्ञानता, इग्नोरेंस से लड़ते हैं। कल्पना कीजिए हमारे दोस्त राहुल की। उसके अंदर का गुस्सा अभी भी है, लेकिन अब वह ऑफिस में चिल्लाने के बजाय शाम को बॉक्सिंग जिम जाता है। वह उस पंचिंग बैग को मारता है। हर गुस्से के साथ उसका जानवर शांत होता है। जब वह घर आता है तो वह थका हुआ होता है, लेकिन शांत होता है। उसने अपने जानवर को खाना खिला दिया है, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लॉरेंस कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है अपने अग्रेशन के लिए सही ड्रेनेज सिस्टम ढूंढना। अगर नाली बंद होगी तो गंदगी घर में ही फैलेगी। लेकिन दोस्तों, खेल और हंसी काफी नहीं है, क्योंकि एक खतरा अभी भी है। वह खतरा है डिस्टेंस, दूरी। लॉरेंस ने देखा कि आज की दुनिया में हम अपने दुश्मन को देख नहीं पाते। जब आप इंटरनेट पर किसी को गाली देते हैं या जब एक पायलट 30,000 फीट ऊपर से बम गिराता है तो उसे नीचे चीखते हुए लोग नहीं दिखाई देते। उसकी इनहिबिशन, रुकावट काम नहीं करती।
तकनीक ने हमें एक दूसरे से इतना दूर कर दिया है कि हमारी दया, एम्पैथी के सिग्नल वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसका हल क्या है? हल है पर्सनल एक्विंटेंस, व्यक्तिगत जान पहचान। लॉरेंस का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आप उस इंसान को पूरी शिद्दत से नफरत नहीं कर सकते जिसे आप सच में जान गए हो। जब आप किसी कैटेगरी, जैसे वो धर्म, वो देश, वो पार्टी से नफरत करते हैं तो यह आसान होता है। लेकिन जब आप उस कैटेगरी के किसी एक इंसान के साथ चाय पी लेते हैं, जब आप उसकी हंसी सुन लेते हैं, जब आप जान लेते हैं कि उसे भी अपनी माँ की याद आती है, तो आपकी नफरत की दीवार में दरार पड़ जाती है। आपका अग्रेशन कंफ्यूज हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि हमला करे या गले लगाए। और यही हमारी जीत है। हमें पुल बनाने होंगे, सिर्फ नदियों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के डर के ऊपर। अंत में कोनराड लॉरेंस हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो कहते हैं कि हम इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्तियों के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हमारे अंदर भेड़िया है। हाँ, हमारे अंदर वह हत्यारा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो किसी और जानवर के पास नहीं है। द ग्रेट पार्लियामेंट ऑफ इंस्टिंक्ट्स। हमारे दिमाग में एक संसद बैठती है जहां गुस्सा अपना पक्ष रखता है, डर अपना पक्ष रखता है और प्यार अपना पक्ष रखता है। और स्पीकर की कुर्सी पर विवेक, रीजन बैठा है। लॉरेंस कहते हैं कि हमें अपने विवेक को इतना मजबूत करना होगा कि वह गुस्से की आवाज को सुन सके, लेकिन उसे फैसला न लेने दे। हम इंसान अभी तैयार, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। हम अभी भी बन रहे हैं। हम वानर, एप और देवता, एंजल के बीच की एक टूटी हुई कड़ी है। हमारा सफर मुश्किल है क्योंकि हमें अपने ही साये से लड़ना है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप अपने गुस्से को पीकर सामने वाले को माफ कर देते हैं, जिस दिन आप अपनी नफरत को हंसी में बदल देते हैं, उस दिन आप सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बनते। उस दिन आप इवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। आप प्रकृति को हरा देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया बहुत बुरी है या आप खुद बहुत बुरे हैं, तो बस आईने में देखिए और मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वह मुस्कुराहट ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्रोह, रिबेलियन है। यह कहानी थी हमारे अंदर के जानवर की और उसे इंसान बनाने की। मेरे साथ दोहराइए, मेरे जज्बात एक बहती हुई नदी है और मैं उसका किनारा। मैं अपने अंदर के तूफान को दुनिया को रोशन करने वाली ऊर्जा में बदल सकता हूं। मैं आजाद हूं।